आज के हमारे वीडियो पॉडकास्ट सीरीज के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बठिंडा पंजाब में, जो कि सभी टाइप के कैंसर का इलाज करते हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। और आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। 1, 2, 3, 4। डॉक्टर नेहा गुप्ता, ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल कैंसर का मतलब होता है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर। सो ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जीभ का कैंसर हो गया, हमारे बक्कल मुकोसा का कैंसर हो गया, गम्स का कैंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पीछे टॉन्सिल का कैंसर हो गया। फिर आता है हमारा लेरिंग्स का कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर आ जाते हैं हमारे ओरल कैंसर में। सोसाइटी में कितना कॉमन है मुंह का कैंसर? मुंह का कैंसर बेसिकली इट्स वन ऑफ द थर्ड मोस्ट, मतलब 3 कॉमन कैंसर्स में आता है। किन लोगों को मुंह का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? मुंह का कैंसर भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो की रीजन है वो है एक स्मोकिंग है। स्मोकिंग मतलब अब इसमें स्मोकिंग बहुत तरह के होती हैं। टोबैको जो होता है, एक तो होता है बीड़ी पीना, एक होता है सिगरेट पीना, एक होता है गुटखा, पान, सुपारी, ये साथ साइड में रखना, चबाना। और साथ में होता है कि अल्कोहल, अगर मान लो बंदा ये भी सब ले रहा है और साथ में अल्कोहल भी ले रहा है तो वो एड और इफेक्ट देगा और मुंह का कैंसर होने के चांस बढ़ा देगा। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है शार्प टूथ। आपका कोई भी तीखा दांत है जो बार बार आपके जीभ पे लग रहा है, बार बार आपके मसूड़े पे लग रहा है, जो कि बार बार छाला कर रहा है। तीसरा कॉमन कॉज होता है बहुत स्पाइसी फूड खाना। तीखी मिर्च खाने से छाले बार बार होंगे। छाले बार बार होंगे तो छालों की वजह से क्या होता है, अगर कोई छाला बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है वो कैंसर में बदल जाता है। फिर होता है कोई भी मुंह की इन्फेक्शन, जैसे दांतों की इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कैंसर करने में हेल्प करती है उसको। जिन पेशेंट्स के अंदर मुंह का कैंसर हो रहा है या डेवलप हो रहा है, उनको क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या तकलीफें आएंगी उन पेशेंट्स को? हाँ, सबसे पहले तो कॉमन सिम्टम आते हैं, जैसे मान लो दांतों में दर्द शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दर्द आराम नहीं आ रहा, बहुत बार दिखा लिया पर कोई आराम नहीं आ रहा। फिर होता है कि छाला, जो छाला बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, या कोई भी अल्सर, जीप पे अल्सर, या फिर कहीं बकल मिगोजा पे अल्सर बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है और वो कितना दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। फिर आता है खाने पीने में दिक्कत आना, आप खाना निगलने में आपको दर्द हो रहा है, पानी निगलने में आपको दर्द हो रहा है। फिर आता है हमारा आवाज़ का एकदम चेंज हो जाना, नॉर्मल आवाज़ से एकदम खुश्क हो गई आवाज़। उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, आवाज़ क्यों बदली है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें हमें कैंसर मिलता है फिर बाद में। तो जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो यूजुअली क्या कंप्लेंट के साथ आते हैं? ऐसे नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट होती है पेशेंट की। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट तो यही होता है कि छाला हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, बहुत लंबे टाइम से छाला पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा अल्सर है जो कि भरा ही नहीं कभी, अल्सर जख्म पड़ा हुआ है, या फिर उनको खाने पीने में दिक्कत स्टार्ट हो गया है कि खाते टाइम में बहुत दर्द होता है, उनको निगलने टाइम में बहुत दर्द होता है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो हम देखते हैं अपने ओपीडीज में। तो अगर किसी पेशेंट को छाला है मुंह में या फिर निगलने में दिक्कत आ रही है, तो पेशेंट को हम कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है ये कैंसर है कि नहीं है? अगर मान लो कोई छाला है, एक तो होता है नॉर्मल छाला, मतलब छाला हो गया, उसमें कुछ नहीं है, कुछ ऐसे नहीं लग रहा हमें कि उस इरेगुलर मार्जिन है, उसका कुछ ग्रोथ अजीब सी लग रही है। अगर हमें नॉर्मल लग रहा है तो हम दवाइयाँ दे देते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दे देते हैं। अगर मान लो 10-15 दिन बाद पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं, अगर लगता है कि हमें हील नहीं हो रहा छाला और बहुत लंबे टाइम से पड़ा और छाला बढ़ रहा है और छाले में दर्द भी बढ़ रहा है, ऐसे केस में फिर हमारा आता है बायोप्सी का रोल, कि हमें जो छाला लगता है इरेगुलर है, अनइवन सरफेस है, उसमें हम फिर टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो टुकड़ा लेने के लिए सर्जरी करी जाती है? सर्जरी नहीं करी जाती, इट्स अ सिंपल ओपीडी प्रोसीजर ही होता है। ओपीडी बेसिस पे करते हैं। पेशेंट को लोकल स्प्रे होता है, स्प्रे करके उसके बाद जहाँ पे भी हमें बायोप्सी लेना है, वो पंच बायोप्सी होता है, पंच बायोप्सी से छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, छोटा सा टिश्यू आ जाता है, उसको जांच के लिए भेज देते हैं। तो बायोप्सी से हमें क्या पता चलता है? बायोप्सी से हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन है या फिर ये कैंसर है। तो जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि बायोप्सी के अंदर और भी बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या मोलिकुलर डायग्नोसिस वाले टेस्ट, तो क्या ओरल कैंसर में भी ऐसे कोई टेस्ट होते हैं? ओरल कैंसर में बहुत सारे टेस्टिंग नहीं है, जैसे हमने लंग कैंसर में बात करी थी। ओरल कैंसर में बेसिक है बायोप्सी। बायोप्सी में जो मोस्ट कॉमन हमें दिखता है वो है, मिलता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल मिल जाता है। अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा, मतलब सस्पिशन हो रहा है कि कुछ और भी हो सकता है, तो हम आईएफसी लगवाते हैं, पर हर केस में हम आईएफसी नहीं लगवाते। ओरल कैंसर की स्टेजेस क्या क्या होती हैं?
4 स्टेजेस ही होती हैं हर कैंसर की तरह, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है ओरल कैंसर का, वो क्या होता है? अगर पेशेंट जल्दी आ जाए हमारे पास, जल्दी आने का मतलब है मान लो जीभ पे एक छोटा सा छाला है और या फिर बकल में गोदा पे छोटा सा छाला है और कोई साथ वाली चीज़ें नहीं इन्वॉल्व हुई, ना वो हड्डी में घुसा है, ना वो कोई नर्व इन्वॉल्व करी है, कोई मसल इन्वॉल्व करी है। अगर अर्ली स्टेज पे आ जाता है, जैसे मान लो पहली स्टेज पे आ गया, उसका साइज 1-2 सेंटीमीटर का है और कोई लिम्फ नोड्स वगैरह नहीं है, तो उसमें वो एक्सीजन कर देते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर पार्ट को सर्जिकली सर्जरी करके निकाल निकाल देते हैं। देते हैं। ठीक है। फिर आता है दूसरी तीसरी स्टेज पे भी, उसमें भी देखना होता है कि बाकी अगर कोई कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें भी सबसे पहले इसमें रोल आता है सर्जरी का। ओरल कैविटी के कैंसर में, ओरल कैविटी के कैंसर में हमारा आता है जीभ का कैंसर, बकल मेगोजा का कैंसर, गम का कैंसर, ये सारे ओरल कैविटी के कैंसर में आते हैं, जिसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है सर्जरी। तो इसमें कीमोथेरेपी का भी कोई रोल होता है? कीमोथेरेपी का रोल आता है तब जब हमें लगता है कि हमारा पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज पे आया है। मान लो छाला बहुत बड़ा है, बकल मेगोजा पे ग्रोथ बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत बार गांठें हैं दोनों तरफ, मतलब एडवांस स्टेज में मिला है, स्टेज 4A या स्टेज 3, जिसमें हमारा नोडल बर्डन बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि हम अभी सर्जरी करेंगे तो बाद में हमारे मार्जिन पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम 2 से 3 साइकिल कीमो देते हैं पहले। कीमो से क्या होगा, कीमो से वो सारा जो लोड है कैंसर का वो कम हो जाएगा। कम होने के बाद फिर हम सर्जन के पास जब भेजते हैं तो सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और पेशेंट का जो क्योर रेट है वो बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम शुरू में सर्जरी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। रेडियोथेरेपी का भी इसमें कोई रोल होता है? रेडियोथेरेपी का रोल तब आता है, मान लो सर्जरी हमने कर दी, सर्जरी के बाद हमें नोड पॉजिटिव मिली है, मतलब जो गांठें निकाली हैं उसमें हमारे कैंसर के पॉइंट्स हैं, प्लस हमें या फिर मार्जिन पॉजिटिव मिली है, मतलब मार्जिन पॉजिटिव है, ये हमारा स्टेज ज़्यादा है, मतलब T3 T4 का मतलब है हमारे ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और डेप्थ ऑफ इन्वेजन मतलब अंदर ट्यूमर बहुत तरह घुसा हुआ था, उसमें भी डिपेंड करता है। 5 mm की वेरिएशन है, 10 mm की इन्वेजन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं कि हमें सर्जरी के बाद रेडिएशन देना है या नहीं देना है। और इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी कोई रोल होता है? अपफ्रंट इम्यूनोथेरेपी का रोल सिर्फ कुछ केसेस में है, जैसे एडवांस स्टेज पे पेशेंट है, वही जैसे मान लो स्टेज 3 या स्टेज 4A बेसिकली, जिसमें हमारा मैंडिबल बोन होता है यहाँ पे, वो इरोडेड है। उस केस में क्या होता है कि हम कुछ 2 या 3 साइकिल्स कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी कंबाइन करके दे के उसके बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए या फिर रेडिएशन के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अल्कोहल शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों में ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या लाइफस्टाइल चेंज करके ये कैंसर को होने से रोका जा सकता है? हाँ, हम उसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। अगर मान लो हम स्मोकिंग को कम करते हैं और अल्कोहल पीना कम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, जख्म में छाला नहीं बनेगा। जख्म छाला नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा कैंसर का इंसिडेंस ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। इसमें कोई वैक्सीन भी आता है? जैसे कि हमने सुना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी कैंसर के चांसेस होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, जो हमारा ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स का मतलब होता है जो जीभ के बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है, बेस ऑफ टंग से लेके बाकी वाला पार्ट, वो टॉन्सिल हो गया, बेस ऑफ टंग हो गया। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारा HPV का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखा गया है, तो ऐसे में वैक्सीन हमारा कुछ रोल प्ले करती है इसको प्रिवेंट करने में। तो जो पेशेंट पूरा इलाज लेते हैं, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जो भी इलाज होता है, पूरा अगर इलाज लेते हैं तो क्या प्रोग्नोसिस होता है इस बीमारी का? कितने % चांसेस होते हैं कि पेशेंट कैंसर मुक्त हो जाएगा? उसमें वेरिएशन होता है, वो स्टेज वाइज वेरी करता है। अगर पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज पे आया है, स्टेज 1 पे, तो उसका जो क्योर रेट है वो है 80 to 85%। मान लो अगर स्टेज 2 पे आया है, उसका क्योर रेट हो जाता है 60 to 70%, थर्ड पे कोई 50 to 60%, और स्टेज 4 पे जो होता है हमारा 20 to 30% क्योर रेट हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट जल्दी आ जाता है, पहली स्टेज में आ जाता है, तो इसका अगर वो जल्दी इलाज करवाता है, इसका मतलब उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो पूरे तरीके से कैंसर ठीक मुक्त हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे और कैंसर्स में भी हम एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो क्या ओरल कैंसर में भी कुछ एडवांसमेंट है जो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए? ओरल कैंसर में एडवांसमेंट आई है जब पेशेंट का बीमारी वापस आता है, मतलब रिकरेंट सेटिंग्स में, मतलब बीमारी 6 महीने 8 महीने साल बाद वापस आ गया, तो उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है। पहले से सिर्फ हमारे पास कीमोथेरेपी होता था कि कीमोथेरेपी लगा दो, अब हम कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके बहुत सारे मॉलिक्यूलर एजेंट्स आ गए हैं जो हम साथ में कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सटुक्सीमैब है, सटुक्सीमैब नाम का इंजेक्शन होता है जो कि हमारी EGFR को टारगेट करता है, जो कि कीमो के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं।
फिर सेकेंड ऑप्शन है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में काफ़ी मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं जो कि हम रिकरेंट सेटिंग्स में देते हैं, जिसका रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा है। तो आप क्या कोई ऐसी, जो हम डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं, क्या कोई ऐसी डाइट रिकमेंड करेंगे कि ये चीजें खानी चाहिए ताकि हम ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें? बेसिकली वही स्पाइसी फूड कम खाओ और गर्म चीज़ नहीं खाओ। हॉट बेवरेजेस और स्पाइसी फूड को कम करना होगा। कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर कम हो जाएगा। और डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है। हर मील के बाद हमें अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, माउथ वॉश करना है, कुल्ला करना है। जिससे हाइजीन मेंटेन रहेगा तो इन्फेक्शन रेट कम रहेगा, इन्फेक्शन रेट कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कैंसर का इंसिडेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि मुंह में छाले तो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, सोसाइटी में बहुत लोगों को मुंह में छाले होते हैं। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जब हमें डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए या फिर हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कैंसरस हो सकता है? जब हमें लगे कि हमारा छाला आराम ही नहीं आ रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हमने सब दवाइयाँ लेके भी देख ली, हमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है, ऐसे कोई भी केस होता है तो एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लो। क्योंकि बहुत सारे रीजन है छाले होने के। एक तो मोस्ट कॉमन रीजन है कि जो बीड़ी टोबैको लेते हैं लोग, उनमें छाला हो जाता है और वो छाला कई बार कैंसर का रूप लेना शुरू कर देता है। दूसरा कॉमन रीजन होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहता है, उनको क्या होता है कि एसिड सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मुंह में एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से छाले के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है विटामिन डिफिशियंसीज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, बहुत लोग मल्टीविटामिन नहीं लेते या डाइट में प्रॉपर नहीं लेते, उनमें छाले का रिस्क बढ़ जाता है। क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए कि मेरे को फ्यूचर में ओरल कैंसर ना हो, यानी कि कोई स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड? ऐसा स्क्रीनिंग गाइडलाइन ओरल कैंसर में नहीं है। बस स्क्रीनिंग यही होती है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी छाला है, कोई भी सिम्टम हो रहा है, तो जाके या तो डेंटिस्ट को दिखा लो, एक बारी अपने दांतों का चेकअप करा लो, कोई भी शार्प टूथ है उसको स्केल करा लो, प्रॉपर स्केलिंग करा लो, हाइजीन मेंटेन कर लो। अगर कोई छाला हो रहा है और आपको लग रहा है वो छाला सही नहीं लग रहा, आपको नॉर्मल लग रहा है दिखने में भी, तो एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लो। फिर तीसरी चीज आती है वाइट पैचेस। कई बार क्या होता है कि हमें जीभ के साइड में वाइट पैच दिखता है जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो हमारे शुरुआती स्टेज है, दैट इज द प्री मेलिग्नेंट स्टेज। कैंसर नहीं है पर कैंसर से होने वाली पहली स्टेज है। मतलब अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, हो सकता है वो 5 से 7 साल में हमारे कैंसर में चेंज हो जाए। मुंह के कैंसर में जेनेटिक्स का भी कोई रोल होता है? जेनेटिक्स का रोल कम है। एज सच नो तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नो रोल ऑफ जेनेटिक्स, बट यस बहुत लिमिटेड रोल है जेनेटिक्स का मुंह के कैंसर में। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ये बताना है कि ये बात सही है या झूठ है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुंह का कैंसर केवल बूढ़े लोगों में ही होता है? मुंह का कैंसर का इंसिडेंस 50 ईयर्स के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, पर ये जरूर है कि एल्डरली पॉपुलेशन में कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उन्हीं लोगों में ही मुंह का कैंसर होता है? नहीं, कैंसर मुंह का कैंसर में बहुत सारे रीजन है, जैसे आपको बताया शार्प टूथ हो गया, जो बार बार टच हो रहा है, जो बार बार छाला कर रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे, 10 साल 15 साल से यही हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। या बहुत तीखा खाते हैं जो लोग, बहुत स्पाइसी खाते हैं, या इन्फेक्शन चल रहा है बहुत टाइम से मुंह में, तो ये सब चीजें भी हैं जो मुंह का कैंसर करने में कॉज करती हैं। सोसाइटी में मुंह का कैंसर बहुत रेयर होता है। नहीं, ये तो कॉमन कैंसर में है। एक 3 मोस्ट कॉमन कैंसर जो होते हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट हो गया, उनमें से तीसरा नंबर पे हमारा ओरल कैविटी कैंसर आता है। अगर मुंह में छाला है और उसमें दर्द नहीं है तो वो कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी चीज पेनफुल ही हो। कई बार पेनलेस अल्सर्स भी जो बहुत लंबे टाइम से पड़े हैं, प्लस उसके साथ कोई और सिम्टम भी एसोसिएटेड है, तो हमें एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये क्या चीज है। अगर मुंह में व्हाइट पैच है तो ये कैंसर नहीं है? व्हाइट पैच होना एक स्टार्टिंग हो सकता है, एक अर्ली साइन हो सकता है कि हम एक बार डॉक्टर को जाके दिखा दें। उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली प्री मेलिग्नेंट स्टेज है जिसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट होते जरूर हैं। अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है 10 से 15 साल में या 20 साल में वो कन्वर्ट हो जाए कैंसर में। मुंह का कैंसर बाकी जो कैंसर होते हैं उनके जितना सीरियस नहीं होता? नहीं, कोई भी कैंसर सीरियस है, वो डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है, कैसे प्रेजेंट करा है। हर कैंसर सीरियस है, पर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट से कंप्लायंस किया जाए और प्रॉपर डॉक्टर के पास फॉलो अप किया जाए तो हर कैंसर ठीक हो सकता है। अपना लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट चेंज करके ओरल कैंसर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? नहीं, वी कैन प्रिवेंट ओरल कैंसर ना, जैसे हमें अभी बताया कि हमें अपने डेंटल हाइजीन पे बहुत ध्यान रखना है और अपने खाने पे ध्यान रखना है कि स्पाइसी फूड और बहुत गर्म चीज़ें नहीं लें,
और फिर तीसरा है कि कोई भी एडिक्शन अगर हैबिट है, जर्दा खाते हो, गुटखा खाते हो, पान खाते हो, तो बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ओरल कैंसर जब भी स्टार्ट होगा हमें कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, कोई ना कोई लीजन जरूर दिखेगा। इट इज वन ऑफ द साइन कि हमें अगर मुंह का कैंसर है, ओरल कैविटी में कहीं भी कैंसर है, तो कुछ ना कुछ हमें दिखेगा। पर अगर हमें खाने पीने में भी दिक्कत हो गया है, इसका मतलब है हमारा जो कैंसर है वो थ्रोट का भी हो सकता है, लेरेंजियल पार्ट का भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि हमें दिखेगा ही हमेशा। जो हमारे ओरल थ्रोट वाले कैंसर होते हैं, जो ओरोफेरिंक्स वाले या लेरिंगोफेरिंक्स वाले, उसमें हमें बाहर कुछ नहीं दिखता है, पर अंदर सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। एक बार अगर ट्रीटमेंट हो गया तो दोबारा फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें ट्रीटमेंट फॉलो अप तो हर केस में करना होता है। आपको पहले भी बताया था कि हर 3-3 महीने पे, पहले 2 साल के लिए, उसके बाद हर 6-6 महीने पे अगले 3 साल के लिए, और फिर साल-साल पे हमें डॉक्टर को दिखाते ही रहना है। तो ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने डॉक्टर नेहा गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मुंह के कैंसर यानी कि ओरल कैंसर के बारे में हमने बात करी, हमारे सारे डाउट दूर करे। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता का हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा गुप्ता। थैंक यू डॉक्टर। और सारे वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।